अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू करंट ट्यूटोरियल्स। अच्छा, आज हम जी ट्रांसफॉर्म को डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ जी ट्रांसफॉर्म देखते हैं। देखिए, जी ट्रांसफॉर्म अप्लाई होता है डिस्क्रीट सिग्नल के एनालिसिस के लिए, ठीक है, पोल्स और जीरोस की डिस्क्रिप्शन के लिए। जब आपने फ्रीक्वेंसी रिस्पांस चेक करना हो तो आप जी ट्रांसफॉर्म इस्तेमाल करते हैं। इंपल्स रिस्पांस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हमारे पास कंटिन्यूस सिस्टम हो तो उसको हम क्या करते हैं, उसको सिमुलेट करने के लिए जी ट्रांसफॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह सिस्टम के एनालिसिस डिजाइन करने के लिए या स्टेबिलिटी चेक करने के लिए जी ट्रांसफॉर्म इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम कम्युनिकेशन में भी इस्तेमाल होता है। बेसिक डेफिनेशन देखते हैं जी ट्रांसफॉर्म की। देखें, हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म तब इस्तेमाल होता है जब हमारे पास प्योर साइनोसाइडल, ठीक है। अब लैप्लास तब इस्तेमाल होता है जब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग साइनोसाइडल हो। तो प्योर साइनोसाइडल के लिए क्या होता है, फोरियर, और इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए हमारा लैप्लास इस्तेमाल होता है। तो इसलिए कहते हैं कि फोरियर जो है वो एक स्पेशल केस है लैप्लास का। इसी तरह जी ट्रांसफॉर्म इस्तेमाल करते हैं डिस्क्रीट वर्जन के लिए, जब डिस्क्रीट वैल्यूज हमारे पास मौजूद हो। अच्छा, देखें, डिस्क्रीट सैंपल्स के लिए दो काम इस्तेमाल होते हैं, एक डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म और दूसरा जी ट्रांसफॉर्म। देखें, डिस्क्रीट टाइम से फोरियर ट्रांसफॉर्म की कुछ कन्वर्जेंस कंडीशंस होती हैं। अब जब वो कन्वर्ज करता है तो सही है, लेकिन कुछ जगह पे वो कन्वर्ज भी नहीं करता। तो जहां पे ना कन्वर्ज करे वहां जी ट्रांसफॉर्म कन्वर्ज कर जाता है, ठीक है। तो डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म के सारे मसलों का हल हमें जी ट्रांसफॉर्म में मिल जाता है, क्योंकि हर जगह कन्वर्ज कर जाता है। तो डिस्क्रीट टाइम टू फोरियर ट्रांसफॉर्म, हम अगर इन दोनों को कोरिलेट करें, दोनों के बीच में रिलेशनशिप चेक करें, तो वो डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है एक जी ट्रांसफॉर्म है जो कि यूनिट सर्कल के ऊपर उसको एवेल्युएट किया गया है। यानी कि अगर एक discrete times Fourier transform is given by a Z transform evaluated on a unit circle, मतलब आप इसको यूनिट सर्कल के ऊपर कैलकुलेट किया गया। अगर Z ट्रांसफॉर्म से और डिस्क्रीट टाइम का रिलेशनशिप देखा, Z ट्रांसफॉर्म को फाइंड करने का फार्मूला G ऑफ C इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक G ऑफ n Z रेज्ड पावर माइनस n, ठीक है। जी रेज्ड पावर माइनस एन से मल्टीप्लाई करना होता है और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जी ऑफ एन और साथ में जी ऑफ एन करना। अच्छा, इस सारे केसेस में ना हम एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं, वो ये होती है कि जीरो से लेकर इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन जो होता है ना, वो इक्वल होता है 1/1 माइनस एक्स। वो आगे चल के हम उसको अप्लाई करेंगे। सीक्वेंसेस चेक करते हैं और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस चेक कर सकते हैं। कॉजल सीक्वेंस क्या होती है और उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस देखें। कॉजल, जैसे हर फिजिकल जो सिस्टम होता है वो कॉजल सिस्टम होता है। कॉजल उसको कहते हैं जो n इज इक्वल टू 0 या 0 से आगे आगे एग्जिस्ट करे। देखें, तो अगर आप फिजिकल सिस्टम की बात करते हैं तो t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होता है और चलता जाता है ना। इसी तरह डिस्क्रीट टाइम में n इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा और आगे चलता जाएगा। अब देखें, a ऑफ n u ऑफ n, u ऑफ n क्या है, एक यूनिट स्टेप फंक्शन है ना। यूनिट स्टेप फंक्शन है जिसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी तक क्या होती है, 1 होती है। अगर इसका जी ट्रांसफॉर्म फाइंड करें तो x ऑफ c इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, ठीक है। x ऑफ n x ऑफ n जी रेज्ड पावर n, ऊपर हमने फार्मूला देखा था ना, x ऑफ n जी रेज्ड पावर माइनस n। x ऑफ n की क्या वैल्यू है, a ऑफ n u ऑफ n, ठीक है। ए एन यू ऑफ एन लिख दिया। यूनिट स्टेप फंक्शन 0 से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू 1 होती है, तो फिर माइनस इन्फिनिटी से 0 तक क्या होता है, ये 0 होता है। जब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक ये चीज 0 होती है तो सारे फंक्शन को माइनस इन्फिनिटी से 0 तक 0 कर देगी और 0 से इन्फिनिटी तक ये क्या होता है, 1 होता है। तो 1 मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यू ऑफ एन की वजह से ये लिमिट हो गई 0 से लेकर इन्फिनिटी तक ए ऑफ एन जी रेज्ड पावर माइनस एन, ठीक है। अब इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, a इंटू जी इनवर्स सारे की पावर n, ठीक है ना, a इंटू जी इनवर्स सारे की पावर n। अब x n इज इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक x ऑफ n होता है
1/1 माइनस एक्स, ठीक है, 1/1 माइनस एक्स, तो यहां x की जगह क्या लिखा हुआ है, ए जी इनवर्स, ठीक है, 1/1 माइनस ए जी इनवर्स कर दिया, 1/1 माइनस ए जी इनवर्स कर दिया, ठीक है। यहां से इसको आप इसको सॉल्व करें तो g/g माइनस ए आएगा, क्योंकि ये g नीचे चला जाएगा ना, तो जब नीचे एलसीएम लेके यहां g आ जाएगा, यहां g आ जाएगा, नीचे माइनस ए रहेगा, ये नीचे वाला g ऊपर चला जाएगा, तो g डिवाइडेड बाय g माइनस ए आ जाएगा। तो इसका एक ही पोल एग्जिस्ट करेगा, g इज इक्वल टू ए के ऊपर। अब ये देखिए राइट हैंडेड सीक्वेंस है ना, राइट हैंडेड सीक्वेंस है या कॉजल सीक्वेंस है, तो कॉजल सीक्वेंस का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो होता है वो आउटसाइड होता है फ्रॉम आउटर मोस्ट पोल। इसका पोल जो है g इज इक्वल टू ए के ऊपर है, तो इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ए से बाहर बाहर होगा, ठीक है, इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, ए से बाहर बाहर होगा। अब ये सारा ए से बाहर बाहर होगा। अगर एक से ज्यादा होते ना तो सबसे बाहर वाले पोल से बाहर होता, मतलब फर्ज करें एक आपका पोल होता z इज इक्वल टू 1 के ऊपर, दूसरा होता z इज इक्वल टू 2 के ऊपर, तीसरा होता z इज इक्वल टू 3 के ऊपर, तो इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है ना वो 3 से भी बाहर बाहर होता, यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू से भी बाहर होता है, सही है, सबसे जो बड़ी वैल्यू होती है उससे भी बाहर होता है इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कॉजल सीक्वेंस का। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें x ऑफ n इज इक्वल टू 0 है, लेस देन 0 के लिए 0 के ऊपर 2 है, 1 के ऊपर 4 है, 2 के ऊपर 6 है, 4 के ऊपर 3 है, सॉरी 3 के ऊपर 4 है, 2 के ऊपर 1 है और 5 से ग्रेटर 0 है। तो x ऑफ z क्या हो जाएगा, देखें 0 के ऊपर ये है तो 2 इंटू जी रेज़ टू पावर 0, 4 इंटू जी रेज़ पावर -1, 6 इंटू जी रेज़ पावर -2, 4 इंटू जी रेज़ पावर -3, 2 इंटू जी रेज़ पावर -4, 5 इंटू जी रेज़ पावर सॉरी 1 इंटू जी रेज़ पावर -5। आगे सारा 0 0 है, जी रेज़ पावर 0 क्या होता है 1, तो सिंपली 2 आ जाएगा। अब देखें कॉजल सिस्टम के लिए आपको मैंने बताया कि इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आउटसाइड फ्रॉम आउटर मोस्ट पोल होता है। तो जी ट्रांसफॉर्म के केस में कोई भी सिस्टम स्टेबल तब होता है जब उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या यूनिट सर्कल को टच कर। अब देखें ये वाले केस में अगर ए की वैल्यू 1 से कम है तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अब यूनिट सर्कल क्या होता है, जिसका रेडियस 1 होता है। अब देखें कॉजल सीक्वेंस में हमारा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आउटसाइड फ्रॉम आउटर मोस्ट पोल, यानी कि सबसे बाहर वाले से भी बाहर होता है। जब सबसे बाहर वाले से बाहर होता है तो फर्ज करें हमारे पास 3 पोल्स आए, z इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3, तो ये 3 से बाहर बाहर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस चला गया, तो इसका मतलब है सिस्टम क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। इसी तरह हमारे पास एक पोल है z इज इक्वल टू 0 के ऊपर, दूसरा है z इज इक्वल टू 0.1 के ऊपर, तीसरा है z इज इक्वल टू 0.5 के ऊपर, तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस 0.5 से बाहर बाहर चला गया। तो अब ये सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। यानी कि जब इस यूनिट सर्कल को रीजन ऑफ कन्वर्जेंस टच करे ना तो वो सिस्टम स्टेबल होता है, ठीक है। अब यूनिट सर्कल को रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कैसे टच करेगा कि जब इसके सारे के सारे पोल्स इसके यूनिट सर्कल के अंदर लाई करें। जब सारे के सारे यूनिट सर्कल्स के अंदर लाई करेंगे तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस अंदर से स्टार्ट होगा और बाहर की तरफ जाएगा, तो यूनिट सर्कल को कहीं ना कहीं टच कर रहा है ना, ठीक है। जब वो टच कर रहा है तो वो सिस्टम स्टेबल होगा। अगर वो यूनिट सर्कल से बाहर है, जैसे z इज इक्वल टू फर्ज करें 1 और 2 आता है, 2 आ गया, 2 यूनिट सर्कल से बाहर है, तो वो सिस्टम सारे अनस्टेबल हो जाए। एंटी कॉजल सीक्वेंस और इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस देखते हैं। देखें एंटी कॉजल सीक्वेंस होती है जैसे हमारे टाइम डोमेन में लेफ्ट हैंडेड सीक्वेंस होती है जो n इज इक्वल टू 0 से लेकर -∞ तक जाती है, ठीक है, जो नेगेटिव साइड पे जाती है। अब नेगेटिव साइड की एक एग्जांपल ली गई है a ऑफ n u रेज़्ड टू पावर -n, यानी कि -n का मतलब क्या है, ये नेगेटिव साइड पे जा रही है, तो नेगेटिव साइड पे जा रही है तो ये एंटी कॉजल सीक्वेंस है, एंटी कॉजल सीक्वेंस है, ठीक है। अब ये -1 क्यों लिखा हुआ है, ये -1 लिखा हुआ है एक डिले के लिए, यानी कि ये एंटी कॉजल तो है लेकिन इसमें एक लेवल का डिले है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये कहां से कहां तक एग्जिस्ट करती है, जब एक लेवल का डिले है तो वैसे इसने कहां से जाना था, 0 से लेकर -∞ तक जाना था,
जब एक लेवल का डिले है तो अब जीरो से कब स्टार्ट होगी, जीरो से एक और बाद, यानी कि -1 से स्टार्ट होगी और माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी। ठीक है, यही चीज लिखी हुई है, -1 से स्टार्ट हुई माइनस इन्फिनिटी तक गई, यानी कि इसकी अपर लिमिट क्या हो जाएगी -1 और लोअर लिमिट क्या हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखिए अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, एक और माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास क्या आता है, ये सारे का सारा जो लिमिट्स है वो उल्टी हो जाती है। उस तरह भी कर सकते हैं, या हम कोई एक तीसरा वेरिएबल ऐड कर लें m इज इक्वल टू -n, तो उस केस में भी सेम हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा, ये वाली लिमिट रिवर्स हो जाएंगे। जब m इज इक्वल टू -n के तो यहां माइनस आ जाएगा, यहां पॉजिटिव आ जाएगा, तो यहां m इज इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक आ जाएगा। ठीक है, दोनों का मतलब एक है, या तो उसकी लिमिट रिवर्स करने के लिए यहां नेगेटिव साइन लगा लें, या एक दूसरा वेरिएबल ऐड कर लें m इज इक्वल टू -n, तो यहां माइनस की जगह प्लस की जगह -n आ जाएगा, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ठीक है, अब 1 से लेकर इन्फिनिटी तक चला जाएगा। हमारे पास फार्मूला है m इज इक्वल टू या n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी तक x ऑफ n इक्वल होता है 1/1 माइनस x। ठीक है, अब 0 से स्टार्ट करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, a ऑफ 0 और z ऑफ 0 ये दोनों होने चाहिए। जब a ऑफ 0 और z ऑफ 0 दोनों लेके आएंगे तो हमारे पास इसमें क्या करना, प्लस a ऑफ 0 करना पड़ेगा, माइनस a ऑफ 0 करना पड़ेगा। इसका मतलब +1 और -1 करना पड़ेगा। जब इसने +1 और -1 दोनों किया तो फिर हमारे पास 0 वाली वैल्यू आ गई। तो +1 और -1 करने के बाद जब हमने इसको सॉल्व किया तो यह है 1/1 माइनस a z इनवर्स। तो यहां इसका पोल निकला z इज इक्वल टू a के ऊपर। अब ये एंटी कॉजल सीक्वेंस है, इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होता है इनसाइड फ्रॉम इनर मोस्ट पोल, यानी कि जो सबसे अंदर वाला पोल होता है ना उससे भी अंदर अंदर। जबकि कॉजल सीक्वेंस में क्या होता था, आउटसाइड फ्रॉम आउटर मोस्ट पोल, सबसे बाहर वाले पोल से भी बाहर। जबकि इस एंटी कॉजल के केस में z इज लेस देन a, मतलब अंदर इस जो पोल है इसके अंदर अंदर इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होता है। ठीक है, जब इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इसके अंदर अंदर होता है तो इसके सिस्टम के स्टेबल होने के लिए हमें ये जरूरी होता है कि ये सारा, अब देखिए रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इससे अंदर अंदर है, तो कोई सिस्टम स्टेबल तब होता है जब उसका वो यूनिट सर्कल को कवर कर रहा हो। अब यूनिट सर्कल को कवर करने के लिए देखें z इज लेस देन a, इसका मतलब यह है कि जब जितना ये बाहर होगा उतना अच्छे तरह से यूनिट सर्कल को कवर करेगा। तो इसके अगर सारे के सारे पोल्स आउटसाइड फ्रॉम यूनिट सर्कल हो तो वो सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, जबकि कॉजल सिस्टम में क्या था, इनसाइड फ्रॉम यूनिट सर्कल, सारे के सारे पोल्स अगर कॉजल सिस्टम में एक यूनिट सर्कल के अंदर हो तो वो सिस्टम स्टेबल होता है। एंटी कॉजल में सारे के सारे अगर यूनिट सर्कल के बाहर हो तो वो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस 1 को क्या कहते हैं, यूनिट सर्कल को कवर करेगा, तो सिस्टम स्टेबल होगा। टू साइडेड सीक्वेंस देते हैं। टू साइडेड सीक्वेंस का मतलब ये है कि आपके पास एक कॉजल है और एक एंटी कॉजल है। अब ये देखिए, ये कॉजल सीक्वेंस है और ये एंटी कॉजल है। ठीक है, जब कॉजल को सॉल्व किया तो 1/1 माइनस a z इनवर्स आया। कॉजल का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आउटसाइड फ्रॉम आउटर मोस्ट पोल, तो a की पोल है z ग्रेटर देन a। अब एंटी कॉजल को सॉल्व किया तो 1/1 माइनस b z इनवर्स, तो इनसाइड फ्रॉम इनर मोस्ट पोल a की पोल है तो z लेस देन b। ठीक है, अब ये देखें इसमें यहां मसला आता है। अब इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ये कहता है कि a से बड़ा हो और ये कहता है कि b से छोटा हो। ठीक है, अब देखें दो चीजें हैं, अगर तो ये कहता है a से बड़ा हो और b से छोटा हो, अगर a की वैल्यू फॉर एग्जांपल 3 है और b की वैल्यू क्या है, 5 है। ठीक है, जब a की वैल्यू 3 है तो इसका मतलब रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, 3 से बाहर बाहर है, 3 से बाहर बाहर है, और b की वैल्यू क्या है, 5 है, 5 से अंदर अंदर है। इसका मतलब यह है कि हमें एक इस तरह का ऐसा सर्कल बनाना पड़ेगा जो 3 से बाहर बाहर जिसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस और 5 से अंदर अंदर, यानी कि कोई इस तरह से, ये इस तरह से हमारी प्लेट बनेगी। ठीक है ना, अगर a की वैल्यू जो है वो कम है b से। अब दूसरी बात देखिए, फर्ज करें a की वैल्यू जो है, अब इस केस में a की वैल्यू पहले मैंने 3 कहा और b की 5 कहा,
दूसरे वाले केस में ए की वैल्यू फर्ज करें 5 है और बी की वैल्यू 3 है। अब ये कहता है कि 5 से बड़ा हो और ये कहता है 3 से छोटा हो। अब एक ही चीज एक वक्त में 5 से बड़ी हो 3 से छोटी तो नहीं हो सकती, तो इसका मतलब है उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, यही बात लिखी हुई है नीचे, इफ ए इज ग्रेटर देन इफ ए इज लेस देन बी, जैसे ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 5 है, 3 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा, तो फिर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, ए से लेकर बी तक, यानी कि जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल से बताया कि 3 से लेकर 5 तक। अब दूसरे केस में जब ए की वैल्यू बड़ी होती है बी से, तो फिर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस नहीं आता। तो देखें, एक सिंपल जो ए ऑफ एन यूनिट स्टेप फंक्शन है उसका अगर निकालना चाहें तो यूनिट स्टेप फंक्शन सारा हर जगह 1 1 होता है, इसको दो हिस्सों में कर दिया, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक और माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 तक। अब देखें, ये आपकी कॉजल सीक्वेंस है, ये एंटी कॉजल सीक्वेंस है। इसमें ए और बी, जैसे आपने पिछले केस में देखा, यहाँ पे ए और बी दोनों वैल्यू सेम है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, ठीक है ना, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी। अब जो दोनों वैल्यू सेम होगी, एक जगह 1 है और दूसरी जगह 1 है, तो एक चीज 1 से बड़ी और 1 से छोटी हो ही नहीं सकती, तो इसीलिए इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस नहीं एग्जिस्ट करता। ठीक है, पहला कहता है कि ए से बड़ा हो, दूसरा कहता है ए से छोटा हो, तो जब दोनों ओवरलैप कर रहे हैं तो इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस नहीं एग्जिस्ट करता, तो इसका मतलब है जी ट्रांसफॉर्म इस केस के लिए नहीं एग्जिस्ट करेगा, इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ही एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये मसला होता है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के केस में। ये मुख्तलिफ एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया, ए की वैल्यू छोटी हो बी से, तो फिर इस तरह से आता है। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की मुख्तलिफ शेप्स हो सकती हैं। अगर आपके पास एक राइट हैंडेड सीक्वेंस है तो आउटसाइड फ्रॉम आउटर मोस्ट पोल, यानी कि सबसे बाहर वाले से भी बाहर पर, अगर हम यानी कि जिसको आप कॉजल सीक्वेंस कहते हैं। अगर हमारे पास एंटी कॉजल सीक्वेंस है तो सबसे अंदर वाले पोल से भी अंदर अंदर होती है। जब दोनों मिक्स होती हैं, जो दरमियान वाली जो प्लेट बनती है ना, वो वाला हमारा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होता है। और अगर ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है यूनिट सर्कल को टच कर रहा हो तो हमारा सिस्टम स्टेबल होगा। इस केस में सारे के सारे पोल्स, यानी कि कॉजल के केस में सारे के सारे पोल्स इनसाइड फ्रॉम यूनिट सर्कल, इस केस में सारे के सारे पोल्स यानी कि एंटी कॉजल के केस में आउटसाइड फ्रॉम यूनिट सर्कल होने चाहिए। कॉजैलिटी, स्टेबिलिटी एंड कॉजैलिटी देखते हैं। देखें, हमारा दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक एंटी कॉजल में इनसाइड फ्रॉम इनर मोस्ट, और जबकि कॉजल के केस में आउटसाइड फ्रॉम आउटर मोस्ट। तो कॉजल सिस्टम तब होता है व्हेन ऑल पोल्स लाइज इनसाइड यूनिट सर्कल। अब एक कॉजल सीक्वेंस जिसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इस तरह का जो होता है आउटसाइड फ्रॉम आउटर मोस्ट पोल होता है, तो उसमें रीजन ऑफ कन्वर्जेंस को जब यूनिट सर्कल को टच करने के लिए उसके सारे के सारे पोल्स अगर यूनिट सर्कल के अंदर हो गए तो वो सिस्टम स्टेबल हो। ठीक है, एक एंटी कॉजल सिस्टम जिसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस अंदर की तरफ आता है, अब इसके सारे के सारे पोल्स यूनिट सर्कल से बाहर होंगे ना। ठीक है, जब सारे के सारे बाहर होंगे तो ये यूनिट सर्कल को कवर करेगा, तो फिर ये स्टेबल हो। ठीक है, जीरो का कोई ताल्लुक नहीं होता स्टेबिलिटी के साथ। प्रॉपर्टीज चेक करते हैं और प्रॉपर्टीज के बेस पे कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। जी ट्रांसफॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, अगर किसी फंक्शन का कॉन्जुगेट हो, जी कॉन्जुगेट ऑफ जी आपने फाइंड करना हो, तो वो क्या होगा, जी ऑफ जी का कॉन्जुगेट। ठीक है, मतलब आपने एक एक्सपोनेंशियल का, अगर एक एक्सपोनेंशियल का जी ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर लिया, उसके कॉन्जुगेट का आपने जी ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है, तो आप दोबारा पूरा काम मत कीजिए, आपका जो जी ट्रांसफॉर्म पहले कैलकुलेट हुआ पड़ा है उसी का कॉन्जुगेट ले लीजिए। ठीक है, अब ये आपको मैं एक एग्जांपल से ही बताऊंगा। टाइम रिवर्सल अगर जी ऑफ माइनस एन आ जाए, तो अगर आप जी ऑफ माइनस एन आ जाए यानी कि टाइम उल्टा हो जाए, तो जो आपने पहले जी ऑफ जी किया होगा ना, तो जी की जगह 1/z पुट कर दे। अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो वो सीधा सीधा मल्टीप्लाई होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक फंक्शन का आपने कैलकुलेट किया हुआ है जी ट्रांसफॉर्म, ठीक है, वो कोई टाइम शिफ्ट हो जाता है, जैसे -n डिग्री टाइम शिफ्ट हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म वही होता है लेकिन z रेज़ टू पावर -n कर देते हैं, z रेज़ टू पावर -n नॉट, यानी कि जितना टाइम शिफ्ट हुआ उतना हम
जी रेस्ट पावर माइनस वो कर देते। ठीक है, अगर ए ऑफ एन जी ऑफ एन हो, मतलब आपने जी ऑफ एन का कैलकुलेट किया हुआ है, उसके साथ एक कोई एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई हो रहा है ए ऑफ एन, तो हम क्या करेंगे, ए रेस्ट टू पावर एन है ना, तो ये ए कांस्टेंट है, जी की जगह हम क्या पुट कर देंगे, जी डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, अब इसी तरह एन के साथ जी ऑफ एन है, अब जी ऑफ एन का आपने जी ऑफ जेड कैलकुलेट किया हुआ है, अगर उसके साथ एन मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप क्या करेंगे, माइनस जी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो पहले जी ऑफ जी है ना, जी ऑफ एन का जो जी ऑफ जी आपने लिया हुआ है उसका डेरिवेटिव ले लें जी के लिहाज से। ये भी मैं आपको प्रूफ कराऊंगा, अभी एग्जांपल से करवाऊंगा और ये वाला भी एग्जांपल से करवाऊंगा। इसी तरह दो अगर एन डोमेन में कन्वॉल्व हो रहे हो तो उस डोमेन में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, मॉड्यूलेशन के लिए भी है, पार्सेवल थ्योरम भी है इसमें। अच्छा, फर्ज करें हमने आर ऑफ एन कॉस ओमेगा एन यू ऑफ एन का हमने क्या करना है जी, जी ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है और इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। इस यू ऑफ एन का मतलब क्या है कि ये कॉजल सीक्वेंस है। ठीक है, ये कॉजल सीक्वेंस है। कॉस थीटा क्या होता है, ई रेस्ट पावर अयोटा थीटा प्लस ई रेस्ट पावर माइनस अयोटा थीटा। तो ई रेस्ट पावर अयोटा थीटा को अगर हम वी ऑफ एन कर दें तो ई रेस्ट पावर माइनस अयोटा थीटा क्या हो जाएगा, उसका कॉन्जुगेट होता है ना, माइनस अयोटा ना या माइनस जे, उसका कॉन्जुगेट होता है। तो उसके कॉन्जुगेट को हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके उसका कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखें, ई रेस्ट पावर कॉस थीटा ई रेस्ट पावर अयोटा थीटा, तो अयोटा या जे थीटा, जे और थीटा की वैल्यू क्या है, ओमेगा नॉट एन, ई रेस्ट पावर जे ओमेगा नॉट एन, इसका हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, ई ऑफ एन ए जे ओमेगा नॉट। अब इसका अगर हम जी ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करें तो 1/1 माइनस जी आता है। ठीक है, 1/1 माइनस ए जी आता है, यानी कि ए आपने क्या किया, इस सारी वैल्यू का ना मैंने लेट कर लिया, ए के इक्वल है, तो फिर हैंड पे क्या कर देंगे, आर ई रेस्ट पावर जे ओमेगा नॉट। ठीक है, यही वाली सारी चीज आती है, आर ई रेस्ट पावर जे ओमेगा नॉट इनटू जी इनवर्स आ। ठीक है, इनटू जी इनवर्स आकर अब ये आ गया वी ऑफ जी, यानी कि ये आधे वाले हिस्से का v, दूसरा पार्ट क्या, v कॉन्जुगेट ऑफ c। कॉन्जुगेट का आपको ऊपर बताया था, देखे ना, जब कॉन्जुगेट का निकालना हो, जब फंक्शन का निकला हुआ है तो कॉन्जुगेट का निकालना है तो आप g ऑफ z का कॉन्जुगेट ले। अब v ऑफ z निकला हुआ है, इसके कॉन्जुगेट का निकालना है तो इसका क्या करें कि कॉन्जुगेट ले लेंगे। ये देखें, दूसरे वाले का निकाला v कॉन्जुगेट ऑफ z, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, जब जहां पे प्लस जे माइनस सॉरी यहां पे था प्लस जे था तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस जे आ जाएगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स पार्ट जो होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, ओवरऑल क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लेंगे, जब दोनों को ऐड कर ले तो 1/2 दोनों में कॉमन। तो इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए हमने क्या किया, इसका जी ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर लिया। एक और एग्जांपल देखते हैं, ए एन प्लस 1 ए ऑफ एन यू ऑफ एन। ठीक है, अब n प्लस 1 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो n ए ऑफ एन और प्लस ए, ठीक है, n ए ऑफ एन और प्लस ए ऑफ एन बन जाएगा। तो ये क्या बनेगा, n इंटू एक्स ऑफ एन और साथ में x ऑफ एन बन जाएगा। x ऑफ एन की ये वैल्यू है, इसका हमने जी ट्रांसफॉर्म ले लिया। ठीक है, x ऑफ एन की क्या वैल्यू थी, a ऑफ एन यू ऑफ एन, तो a ऑफ एन यू ऑफ एन का ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1/1 माइनस ए जी इनवर्स। तो x n ऑफ x n x ऑफ n का क्या होता है, देखिए ऊपर आपको प्रॉपर्टी मैंने बताई थी ये वाले, ये n x ऑफ n क्या होता है, माइनस जी से मल्टीप्लाई करें और उसका डेरिवेटिव ले ले जी के लिहाज से। जो पहले वाली इक्वेशन है, देखिए इस इक्वेशन का ये लेप्लास लिया हुआ है, इसको माइनस जी से मल्टीप्लाई करें, इस सारे को माइनस जी से मल्टीप्लाई करें और इसका डेरिवेटिव ले लें जी के लिहाज से। जब इसका डेरिवेटिव ले लिया जी के लिहाज से तो और माइनस जी से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ। ठीक है, अब दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड अप कर दिया। तो इस तरह हम प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करते हुए लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी ले सकते हैं। अच्छा, कॉमन जी ट्रांसफॉर्म है, एक अगर यूनिट इंपल्स फंक्शन है तो उसका 1 होता है, यूनिट स्टेप फंक्शन है तो उसको 1 माइनस जी इनवर्स होता है, ए ऑफ एन हो तो 1 माइनस ए, यहां पे ए आ जाता है साथ में। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म देखते हैं,
देखिए इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड किया जाता है इस फार्मूले से, जी ऑफ एन ई रेज़ पावर माइनस 2 जे ओमेगा जी ऑफ जी रेज़ पावर एन माइनस। ठीक है, नॉर्मली हम इनवर्स ट्रांसफॉर्म किस तरह फाइंड करते हैं, जो हमारे पास जो जी ट्रांसफॉर्म के जो पेयर्स हैं उनकी बेस पे हम रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेते हैं। इनवर्स जी ट्रांसफॉर्म बाय पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से चेक करते हैं किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। अब देखें पार्शियल फ्रैक्शन के केस में इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल करते हैं। अब फर्ज करें एच ऑफ जी इज इक्वल टू जी इंटू जी प्लस 2 डिवाइडेड बाय जी माइनस 0.2 एंड जी प्लस 0.6। इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखें हमारे पास जो लैप्लास जी ट्रांसफॉर्म के जितने भी पेयर हैं 1/1 माइनस ए जी इनवर्स वाले हैं, 1 माइनस ए के साथ जी इनवर्स कुछ इस तरह से लिखा होता है, इस तरह के पेयर्स हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे जी स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। जब यहां से देखें जी स्क्वायर प्लस 2g आया, तो जब ऊपर जी स्क्वायर से डिवाइड किया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2g इनवर्स आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको भी जी से डिवाइड करेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ जी इनवर्स आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ जी इनवर्स आ जाएगा। तो 1 प्लस 0.6 जी इनवर्स। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, जी इनवर्स वाली फॉर्म लेके आएंगे। ठीक है, जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जी स्क्वायर प्लस 2g आ गया, हाईएस्ट पावर जी स्क्वायर है, ऊपर जी स्क्वायर से डिवाइड किया तो यहाँ 1 और प्लस 2g इनवर्स आ गया। नीचे इसको एक दफा जी से डिवाइड किया, इसको एक दफा जी से डिवाइड किया, तो इसका मतलब है ओवरऑल हमने जी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। जब इसको जी से डिवाइड किया तो 1 आ गया, इसके साथ जी इनवर्स आ गया, इसके साथ 1 आ गया, इसके साथ 0.6 जी इनवर्स आ। ठीक है, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं तो a प्लस पहले वाली वैल्यू और प्लस b डिवाइडेड बाय दूसरे वाली वैल्यू। ठीक है, जब इसमें पहले वाली वैल्यू आप z इज इक्वल टू 0.2 यहां से निकलता है ना, z इज इक्वल टू 0.2 निकलता है तो p1 की वैल्यू निकल आएगी। अब दूसरे केस में z इज इक्वल टू माइनस 0.6 निकलता है तो p2 की वैल्यू निकल आएगी। दोनों वैल्यूज निकल आए, दोनों वैल्यूज को पुट कर दिया। ठीक है, ये 1/1 माइनस ए जी इनवर्स, 1 माइनस ए जी इनवर्स, 1 माइनस ए की जगह क्या लिखा हुआ 0.2, तो 0.2 रेज़्ड पावर n आ गया, साथ में UFN आ गया। 1/1 माइनस 0.5 सॉरी 0.6, तो एक दफा 1/1 माइनस आगे माइनस 0.6 लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो जी ट्रांसफॉर्म का पेयर है वो क्या होता है 1/a ऑफ n u ऑफ n इक्वल होता है 1/1 माइनस ए जी इनवर्स। तो 1/1 माइनस बनाने के लिए एक दफा बाहर माइनस लिखा, एक दफा अंदर माइनस लिखा, तो ये 0.6 क्या हो गया, नेगेटिव के साथ हो गया। सही है, ये देखें ये वाला a ऑफ n u ऑफ n क्या होता है 1/1 माइनस ए जी इनवर्स। ठीक है, माइनस हमने जरूर डालना होता है, तो माइनस के लिए एक वो पॉजिटिव वाली वैल्यू थी, एक दफा प्लस रखा और एक दफा माइनस रखा, तो वो क्या हो गया, उसका ओवरऑल माइनस आ गया, यहां माइनस ए ऑफ n। सही है, जी ट्रांसफॉर्म देखते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन। अच्छा, लॉन्ग डिवीजन के केस में क्या रखते हैं, इसको हम बाय रख के इस सारे से डिवाइड कर देते हैं। जब सारे से डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आता है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे 1 प्लस 0.6 जी इनवर्स माइनस 0.52 जी रेज़्ड पावर माइनस 2.4 जी रेज़्ड पावर माइनस 3 और इसी तरह 0.224 जी रेज़्ड पावर माइनस 4। इसका इनवर्स किया तो ये 0 के ऊपर ये वैल्यू है, 1 के ऊपर ये है, 2 के ऊपर ये है, 3 के ऊपर ये है, 4 के ऊपर ये है, और ये लिख दिया। जी ट्रांसफॉर्म को हम मैटलैब से भी कर सकते हैं। मैटलैब में हमारे पास एक फंक्शन होता है IMPG, इसको यूज करते हुए हम क्या करते हैं, हम इनवर्स जी ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं और डिफरेंट हमारे पास लूप से बना सकते हैं। ठीक है, आप करंट ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।